ज़रा हटके में खुशामदीद। शाज़िब गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान। हमारे इस प्रोग्राम में हम आए दिन मुल्क के अंदर जो इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही होती हैं, मज़हबी अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा होता है, उस पर हम कोशिश करते रहते हैं कि हम खुल के बात करें। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में आज हम नज़र डालेंगे कि वो ममालिक जहाँ पे जमहूरियत है, सेकुलरिज़म है, इज़हार आज़ादी है, इंसानी हुकूक़ की बात होती है, वहाँ पर मज़हबी अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे नस्ली तासुब की क्या बात है। जी, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की, और वो उसमें भी ख़ास करके स्वीडन की, जहाँ आपको पता होगा कि पिछले हफ़्ते ईद उल अज़हा के मौके पर स्वीडन में स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान पाक को नज़र आतिश किया। उनका ताल्लुक़ इराक़ से है, वो मसीही हैं और वहाँ पे इमिग्रेंट हैं। उनको ये जो मुज़ाहरा हुआ, इसके लिए पहले भी वहाँ पे इस तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन पुलिस ने इजाज़त देने से इनकार किया था। बाद में कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, हमारा आइन इजाज़त देता है इज़हार आज़ादी की, और हम इस किस्म का जो प्रोटेस्ट है उसको अलाउ करते हैं। ये हरकत जब हुई, उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी ममालिक में गम और गुस्सा है, इसकी मज़म्मत की गई है। मशरक़ वस्ता में, अरब ममालिक में, पाकिस्तान में पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई। कल यानी जुमे के दिन इस पर मुज़ाहरे भी होंगे। हमने ये भी देखा कि जो गम और गुस्सा सामने आया, उसमें इराक़ में बगदाद में जो स्वीडिश एम्बेसी है, उस पर मुज़ाहरीन ने धावा भी बोल दिया, कुछ अरसे के लिए वहाँ पे कब्ज़ा भी कर लिया। स्वीडन में इस वक्त अब ये बहस चल रही है, वहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो उससे स्वीडन की जो कौमी सलामती है उसको ख़तरात बढ़ जाते हैं और उसका रिस्क बढ़ जाता है। इस वक्त रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है कि आया ये जो इज़हार आज़ादी का जो उसूल है, क्या ये इतना वसी है कि उसमें मुक़द्दस किताबों को जलाने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। एक ताज़ा सर्वे आया है स्वीडन में, वहाँ का एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है SVT, और उसमें जो उन्होंने लोगों का सर्वे किया है कि आप बताएं कि ये मुक़द्दस किताबों को जलाना अलाउ होना चाहिए या नहीं, तो 53% ने कहा कि नहीं, हमें इस पर पाबंदी पर गौर करना चाहिए। 34% ने कहा कि बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि हमारा आइन इसकी गारंटी देता है, जबकि 13% जो हैं वो अनडिसाइडेड हैं। अच्छा, ये जो पब्लिक ओपिनियन है, बज़ाहिर ये हालिया चंद महीनों में तब्दील हुआ है। इसी किस्म का सर्वे एक और ऑर्गेनाइजेशन ने जब फरवरी में किया, तो समझें कि 11% लोग जो है वो इस बात के मज़ीद हामी थे कि नहीं, हमें इस किस्म की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, हमारे आइन में इस किस्म की आज़ादी है, तो हमें उसको जो है ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो पब्लिक ओपिनियन बज़ाहिर शिफ्ट हो रहा है, और उसकी एक वजह तो ज़ाहिर ये है कि दुनिया भर में जो हमने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मज़म्मत हो रही है, लेकिन एक दूसरी बड़ी चीज़ जो स्वीडन को परेशान कर रही है वो ये है कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन तुर्की जैसे मुल्क ने मुखालफत की हुई है कि जब तक आप ये इस्लामोफोबिया वाली हरकतें आप नहीं छोड़ेंगे तो आप कैसे नेटो में आएंगे। तो स्वीडन के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मखमसा है, और वहाँ पे वो मखमसा ये है, और मैं ये पढ़ रहा था कि 1970 के अशरे तक स्वीडन कानून था कि मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती जो है वो जुर्म है, मतलब वो उसकी बाकायदा एक लेजिस्लेशन थी और सज़ा थी। फिर अचानक ये कानून पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस साल में जनवरी में एक डेनिश सियासतदान थे जी, डेनमार्क में, उन्होंने स्टॉकहोम में तुर्क सफारत खाने के सामने कुरान को नजर आतिश किया था। अभी भी पुलिस के सामने एक दरख्वास्त पड़ी हुई है, एक खातून जो हैं वो कुरान जलाना चाह रही हैं एक मस्जिद के सामने। इसी तरह एक साहब जो हैं वो इसराइली सफारत खाने के सामने तौरात जलाना चाह रहे हैं। अच्छा, स्वीडिश जो हुकूमत है उसका, जैसा आपने बताया, मखमसा है ये, एक सिर्फ एक सिंगल इशू नहीं है, मल्टीपल इश्यूज़ को एक साथ देखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि स्वीडिश जो वज़ारत ख़ारजा है उसने कहा है खुल के कि जी ये इस तरह की जो वारदातें हैं नस्ल परस्ती को ज़ाहिर करती हैं, गैर मुल्की सकाफ़त से नफ़रत को ज़ाहिर करती हैं, और हमारे माशरे में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ये तो। लेकिन जो स्वीडन की अदालतों के जज हैं उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है जो स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा को समझ में आ रही है? या क्योंकि स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा को नेटो का मसला है ना,
जजेस का एक अलग मसला है। अच्छा, मैं इन चीज़ों से अब थोड़ा सा हट के, अच्छा इंटरेस्टिंगली इनफ, सॉरी, ये जो आपने बात की नेटो की और तुर्की की, तो मुझे दुरुस्त कर दें अगर इफ आई गेट इट रॉन्ग, मेरा ख्याल है फिनलैंड के साथ भी कुछ इनकी ऐसी ही डिबेट चल रही थी और फिनलैंड ने फिर अग्री किया, या वो पीकेके वाला भी मसला था, फिनलैंड ने तो ज्वाइन कर लिया, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया, बुनियादी मसला पीकेके वाला मसला था, चले वो अलग था। देखिए, सबसे पहले जो ऐसी हरकतें करते हैं क्यों करते हैं, मेरी नज़र में दो चीज़ें हैं, अटेंशन के लिए और रिएक्शन के लिए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ वाकई मानते हैं कि यार मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। अक्सर इसको एक आज़ादी राय या रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन की लेंस से देखा जाता है। मैं ये जो पूरी जो फिनोमेनॉन है ना, इसको मैं बड़े मुख्तलिफ लेंस से देखता हूँ। मेरी नज़र में इस्लामोफोबिया, जिसको हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, ये एक सोच, महज एक सोच या एक कैफियत का नाम नहीं है, ये एक मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिसमें सियासतदान, मीडिया फिगर्स, पर्सनैलिटीज़ और मीडिया आउटलेट्स, थिंक टैंक्स, एनालिस्ट्स और यूट्यूबर्स उस सब का हिस्सा है। और मैं एक बाकायदा एक रिपोर्ट को कोट करना चाह रहा हूँ। ये यूएस में इन लोगों ने एक एस्टिमेट लगाया था और सारी जो इनकी फंड रेजिंग है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, कोई तकरीबन 40 ऑर्गेनाइजेशंस की एस्टिमेट लगा कि इसकी मार्केट अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में $1.5 बिलियन की है, इस्लामोफोबिया की। अब इसकी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, फिर ये वहाँ से फैलती है, एक पूरी नेटवर्क बनती है। जैसे एक है रॉबर्ट स्पेंसर साहब, आप शायद आपने नाम सुना हो, जिहाद वॉच वेबसाइट 2003 में उन्होंने बनाई थी। और जिहाद वॉच का मकसद ये है कि दुनिया में जो भी नेगेटिव न्यूज़ हो मुसलमानों के बारे में, इस्लामों के बारे में, वो अपनी फिर मिर्च मसाला लगा के अपनी स्पिन दे के उसको पेश करते हैं। ये इतना मकबूल हो गया पोस्ट 9/11 कि इनकी किताबें और इनके लेक्चर्स FBI के ट्रेनिंग मैनुअल्स का हिस्सा बने। फिर बाद में शोर मचा तो उसको हटा दिया। अच्छा, अब ये नेटवर्क कैसे चलती है? इन्होंने मुतासिर किया एंडर्स ब्रीविक को। एंडर्स ब्रीविक आपको याद होगा, नॉर्वे में कुछ साल कबल कोई 150-200 लोगों को शायद मेरे ख्याल उसने कत्ल किया। तो वो मुसलमान नहीं थे, उसमें वो जो रूलिंग पार्टी, क्योंकि वो थोड़ी लेफ्ट है, वोक रूलिंग पार्टी थी ना, उसके वर्कर्स को उसने कत्ल किया। रॉबर्ट स्पेंसर का जिक्र 160 बार होता है ब्रीविक्स की मैनिफेस्टो। फिर हम थोड़ा सा हाल की तरफ आते हैं, ब्रेंडन टैरेंट, जिन्होंने न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च मॉस्क में 50 से 52 नमाजियों को कत्ले आम किया, वो मुतासर हुआ एंडर्स ब्रीविक से। तो आप देख रहे हैं ये नेटवर्क कैसे चलती है। एक इंसिडेंट होता है, जैसे ये इंसिडेंट होता है यूरोप में, इसको अमेरिकन राइट विंग पिक करती है, वहाँ से फिर इसके ऊपर मजीद वो यूट्यूब शोज होते हैं, फिर वहाँ से उनको पैसे भी मिलते हैं और ये यहाँ से फैलती है। एंड देन ये एक दूसरे के नेटवर्क्स को टैप इनटू करते हैं। अच्छा, फ़ायदा किसको होता है? जो यूरोप और जो अमेरिका के भी जो राइट विंग पॉलिटिशियंस होते हैं। अच्छा देखिए, माहौल तो पहले से बना हुआ है ना, वॉर ऑन टेरर, और उससे पहले भी आप देखें कि आप कोई भी फिल्म ले लें, पहले तो कोई दहशतगर्द हमला हो रहा होगा तो फुटेज क्या कट कर रही होगी, लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर हो रही है। इनफैक्ट एक बहुत खूबसूरत उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, रियल बैड अरब्स। मैं चाहूँगा कि आप वो देखें अगर आपको कभी इस पर मौका मिले। फिर ये सारी जो, अच्छा, अक्सर न्यूज़ फेक अगर नहीं होती तो उसको स्पिन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम फ्रांस पर भी बात करेंगे, बहुत जो तस्वीरें जो फ्रांस की चल रही हैं वो पुरानी भी चल रही हैं, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी चल रही हैं, लेकिन वो अब वो ये बन जाता है फ्यूल इस इंडस्ट्री के बॉयलर के लिए। ज़रा आपको पता है कि अभी मैं पिछले हफ्ते यूरोप में ही था और वहाँ पे मेरी जितनी लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको कि स्वीडन हो या दूसरे मुल्क हों, उसमें बहुत सारे लोग पुरअमन हैं, वो मुसलमानों को एक्सेप्ट भी करते हैं। सिर्फ एक बंदे की एक हरकत की वजह से पूरे मुल्क का मसला हो जाता है। हमें पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त स्वीडिश एम्बेसी बंद है, इसी रिस्क और ख़तरात की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से लोग यहाँ फंसे हुए हैं जो वहाँ PhD के लिए जाना चाह रहे थे, पढ़ने के लिए। उससे पहले डेनिश एम्बेसी बंद थी। अच्छा, हम भी जिस तरह मगरिब को कहते हैं ना कि जी हम तो असल में पुरअमन लोग हैं, हमारे यहाँ चंद ही लोग हैं या ग्रुप्स हैं जो बदनाम करते हैं, वहाँ पे भी ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप यूरोप पे उमूमी नज़र दौड़ाएं तो फिनलैंड में इस साल एक राइट विंग गवर्नमेंट आ गई, वहाँ पे एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गई जो एंटी इमिग्रेशन है। स्वीडन में पिछले साल सितंबर में जो इलेक्शन हुआ उसमें ये स्वीडिश डेमोक्रेट्स आ गए जो अगेन राइट विंग है। इटली में हम इटली में तो बाकायदा फैशिस्ट, वहाँ पे तो वो आ गए, ठीक है ना। इसी तरह से जर्मनी में अभी AFD पार्टी जो है, उन्होंने
हंगरी तो हंगरी भी बात ही ना करो। तो यूरोप के अंदर एक, अगर हम डिस्टेंस से देख रहे हैं तो एक ये ट्रेंड लग रहा है कि ये एक सर्ज हो रहा है। क्यों? वही वहाँ पे भी आपके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऊपर जा रही है, वहाँ पे ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से लोगों को पिंच हो रहा है, वहाँ पे वेलफेयर जो है वो थोड़ा बहुत वो कट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये आसान हो जाता है कि आप विलिफाई करें पूरी। सर ये आपकी जो तनख्वाह कटी है, ये आप अगर बेरोजगार हैं, ये इसकी वजह से है जो सस्ते में काम कर रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेशन। ये अच्छा एक आखिरी चीज देखिए, ये ऐसा होता है ना कि आप रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं क्योंकि बाहर पे साइन लगा होता है कि यार हमारे यहाँ सूप फ्री है जी, तो सूप है इस्लामोफोबिया, वो आपको मिल जाता है, उसके साथ आपको वो अपना बाकी एजेंडा भी बेच देते हैं। तो ये सिर्फ एक चीज नहीं होती ना, जैसे आप लेपेन को ले लें फ्रांस में, इस्लामोफोबिया भी है, एंटी इमिग्रेशन भी है, वो चीजें जुड़ जाती हैं और फिर एंटी गवर्नमेंट भी है कि यार ये तो मतलब हमें हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं, हमारी नस्लें तबाह कर रहे हैं। तो एक पूरी एक आप समझे ना एक मिक्स प्लेट बन जाती है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपने कहा कि ये पूरी इंडस्ट्री है जी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये आपने सिंबॉलिकली कहा नहीं, मैंने सीरियसली लिटरली। अच्छा, आपने एक पॉइंट उठाया कि जी यहाँ भी यही कहा जाता है दहशतगर्दों के बारे में कि सब चंद लोग हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूरोप में भी यही कहा जाता है साहब ये चंद रेसिस्ट हैं और नस्ल परस्त और नाजी लोग हैं, इनसे हमारा क्या लेना देना। ये मसाला जो है ये हर तरफ दिखता है दुनिया में। अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है कि ये जो इस्लामोफोबिया है ये कोई खलामी चीज़ नहीं है। ये जो नस्ल परस्ती जो पिछले 600 साल से या हज़ारों सालों से DNA में इंजेक्ट की जा रही है, मशरिक़ में भी और मगरिब में भी, ये उसका कल्मिनेशन है। ये गैर मुल्की ज़ाहिर है आपकी जॉब्स खाएंगे, गैर मुल्की क्या, यहाँ हमारे पाकिस्तान में अगर ये हो कि जी लोकली बंदे बेरोज़गार हो तो अचानक से एक नारा उड़ जाता है कि फ़लाने सूबे के लोग आके जो है कर रहे हैं। तो जब इस लेवल पे हो सकता है तो उस लेवल पे तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी चीज़ होगी। मुझे ये लगता है कि ये जो राइट विंगर्स हैं ये एक दूसरे के कज़न्स हैं, भाई। अच्छा, कज़न्स हो या वहाँ, मैं कहता हूँ अब देखें VHP को कहाँ से फ्यूल मिलता है, जब दाइश कत्लेआम करती है, ठीक है। अच्छा, दाइश को कहाँ से फ्यूल मिलता है, जब सफ़ेद फार्म कोई नस्ल परस्त जो है वो न्यूजीलैंड में मैसेकर कर देता है। उनको नस्ल परस्तों को कहाँ से फ्यूल मिलता है, और नाजी जो नस्ल परस्त हैं उनको कहाँ से फ्यूल मिलता है कि इधर अरब में। और फिर इसके पीछे जो एक साइंटिफिक सूरत हाल है वो ये है कि एंटीसेमिटिज़म, नस्ल परस्ती, फोबिया, इसको मिक्स करके एक टॉक्सिक मसाला बनाया जाता है। और ये हिंदुस्तान में अलग हांडी में बिकता है, आलम इस्लाम में डिफरेंट हांडी में बिकता है, और यूरोप में और अमेरिका में अलग हांडी में बिकता है। और आपस में ये एक दूसरे को वो करते हैं इनडायरेक्टली, लाशौरी तौर पे, मैं नहीं कहता कि शौरी तौर पे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की ज़िंदगी बढ़ाते हैं। अच्छा आप देखें, अब अच्छा अलायंसेस भी बड़ी अजीब बनती है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। अमेरिकन राइट विंग जो नियो नाजी के टाइप है, अच्छा वो यहूदियों को भी पसंद नहीं करते, राइट, लेकिन वो नेतन्याहू के बड़े फैंस हैं, क्योंकि वो इस वक्त यहूदियों से बाद में डील कर लेंगे, अभी इस वक्त वो मुसलमानों को भी मार रहे हैं। अब आप देखें जो हमारे संगी भाई हैं, ठीक है, जब भी इजराइल बमबारी करता है गाजा पे, सबसे पहले वो आगे होते हैं कि यस सर वेरी गुड। ये आप अगर देखें, ये जो फ्रांस में जो राइट्स हो रही है, सबसे ज्यादा कमेंट्स वहां से आ रहे हैं। इनफैक्ट एक सर्वे हुई थी कि 55% जो एंटी मुस्लिम मवाद है ट्विटर पर, वो सब इंडिया से आता है, बाद में फिर US एंड UK से। देश की आपने बात की, तो देश की मैं एक्चुअली पब्लिकेशंस मैंने काफी पढ़ी हैं। एक उनका टाइटल था कि ये जो बीच की जो जगह है ना, इसको तबाह करें, इसको कहते हैं डिस्ट्रॉइंग द ग्रे जोन। कि एक साइड पर एक एक्सट्रीम है, एक साइड पर एक एक्सट्रीम है, मिडिल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां पे सब मिलते हैं। उसने कहा कि सबसे पहले हमने इसको तबाह करना है। नाटसीज का भी यही कहना है, संघियों का भी यही कहना है, हमारे जो और दो दाइश है जो हमारे राइट विंगर्स हैं उनका भी यही कहना है। और आखिरी बात यह है कि अभी हाल में ही लश्कर एक झंगुई का एक अलामिया में पढ़ा था स्वीडन की के इस हरकत के बाद कि जी अब हम यहाँ पर ईसाइयों को टारगेट करेंगे। तो अब देख रहे हैं ना पूरा मिडिल ग्राउंड की बात नेक्सस बनता है। लास्ट वीक जब मेरी वहाँ पे एक खातून से बात हो रही थी स्वीडन के मसले पे, तो शी इज़ मिडिल ग्राउंड इन द सेंस कि जी वो इज़हार आज़ादी में यकीन करने। उन्होंने कहा जी कौन सी बड़ी बात है अगर ये हो गया, ये किताब ही तो है ना। मैंने कहा देखो आपको ये समझना होगा कि ये एक अरब लोगों के लिए एक मुकद्दस किताब है, उसको जलाना जो है वो एक वायलेंट एक्ट है।
और जब आप उसको कंडोन करते हो तो आप उन सबके जज्बात को आप ठेस पहुंचा रहे हो, आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा। फिर चाहे झंडा जलाना हो, किताब जब आपका चलाते हैं तो फिर वो भी हलाल है। हाँ, तो फिर वो भी हलाल है। तो बहरहाल हम इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा फ्रांस पे नज़र दौड़ाएंगे जहाँ पे एक नौजवान की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर हंगामे हुए। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे फ्रांस की, जो कि जाना जाता है अपनी जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से, सोशल वेलफेयर के हवाले से, सेक्युलरिज़म और तारकीन वतन को पनाह देने के हवाले से। लेकिन वहाँ पे रेसिज़म का जो मामला है वो कितना गंभीर होता जा रहा है, इसका एक एविडेंस हमें पिछले हफ्ते मिला जब पुलिस ने एक मोरक्कन और अल्जेरियन निजात फ्रांसीसी शहरी को जो कि 17 साल शहरी था, उसको गोली मार दी। उस पर इल्ज़ाम यह था कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं माना पुलिस की बात और फिर आखिर में पुलिस वाले ने गोली चला दी। इस वाक़े के बाद काफ़ी गम और गुस्सा फैल गया। पुलिस वाले को अरेस्ट कर लिया गया है, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। लेकिन पेरिस के अलावा दीगर शहरों में भी काफ़ी गाड़ियाँ नज़र आतिश हुई, हंगामे हुए। उसके बाद हमने देखा है कि लोग वहाँ पे काफ़ी बट गए हैं। एक हल्के का कहना है कि ये जो पुलिस की ज़्यादतियाँ हैं ये आज की नहीं हैं। सिर्फ इस साल 3 नौजवानों को पुलिस ने इस तरह से मारा है। पिछले साल 13 नौजवानों को पुलिस ने इसी तरह समझें कि गोली मार के हलाक किया और उनमें बेशतर जो है वो अरब निजात या अरब निजात जो हैं नौजवान शामिल थे। तो एक अंदाज़ा इसका इस तरह से होता है कि लोग किस साइड पर हैं कि ये जो कातिल पुलिस वाला था इसके लिए इसके फेवर में एक क्राउड फंडिंग किया गया कि जी कि आप इसकी हिमायत में हैं तो आप पैसे दें। इसी तरह से एक और कैंपेन चलाई गई मकतूल नौजवान के लिए। जो पुलिस वाला है पिछले 24 घंटे तक उसके जो अकाउंट है उसमें 16 लाख यूरो लोगों ने चंदा दिया, जबकि जो नौजवान है 17 साल जिसको मारा गया उसके अकाउंट में 4 लाख यूरो सिर्फ आए। यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। आपको पता है कि ये फंड रेजर जो पुलिस वाले के था वो किसने लॉन्च किया था? एक सियासतदान है जॉन मेसिया। अच्छा, वो पहले मीडिया में होते थे, फिर वो थे जॉन मरी ले पेन की नेशनल फ्रंट पार्टी में, जो आपको पता है कि काफी राइट विंग। हाँ। अच्छा, उसने वो पार्टी छोड़ी कि यार आप तो लेफ्टी हो। अच्छा, हाँ, कि आप तो मतलब कुछ नहीं हो, और उसने अपनी पार्टी बनाई है। तो यही जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, नेक्सस जी। तो ये आपके सामने है, इस तरह पैसे बनते हैं। तो अब ये है कि सवाल ये बड़ा उठ रहा है कि ये जो वाक़यात हुए हैं पिछले एक हफ्ते के उसका पस मंज़र जो है क्या है, वहाँ पे क्या रद्द अमल है। हमने पेरिस में सहाफ़ी यूनुस खान से इस बारे में बात की और पहले मैंने उनसे यही पूछा कि पुलिस के हाथों ये जो कार्रवाई हुई है इसके बाद वहाँ पे आपने क्या रद्द अमल देखा? जी, ये फ्रांस में 17 साल जो नौजवान है ये अल्जेरियन निजात है और ये हम देखते हैं कि पुलिस के हाथों इनकी हलाकत होती है और उसके बाद फ्रांस भर में फसादात फैलते हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह है जो फसादात बहुत ज़्यादा हुए हैं पूरे फ्रांस भर में, वो ये थी कि यहाँ पे तारिकीन वतन के जहनों में ये बात आ रही है कि यहाँ पर जो तारिकीन वतन है उनके साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जा रहा है। फ्रांसीसी हुकूमत का और जो फ्रांसीसी पुलिस है उनका जो रवैया है वो मुतसबाना है। यहाँ पे इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है दूसरे कौमियत के बराबर, और यही वजह है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो तारिकीन वतन है जिसमें अक्सरियत अफ्रीकन नजात और अरब नजात लोगों की है, तो उनके जहनों में शुकूक शबाब बढ़ रहे हैं। और हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हंगामे हुए, फसादात हुए हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये उन इलाकों में हुए हैं जहाँ पर अरब नजात और अफ्रीकन नजात लोग अब आते। और हमने देखा कि नौजवान जो लड़के थे जो 15 से 25 साल की उम्र के, ये बाहर निकले, इन्होंने एहतजाज किया, पुलिस के साथ इनकी झड़पें हुई, जलाओ गिराव हुआ। और इसके पीछे जो एक कई दहाइयों से जो ये तारिकीन वतन के जहनों में शुकूक व शुब्बात है कि यहाँ पर इनके साथ हुकूमती सतह पर और पुलिस का जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। ये रवैया है जिसकी वजह से लोगों में इश्तिआल पैदा हुआ और लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि जो पुलिस विक्टिम होते हैं वो हमेशा तारिकीन वतन ही क्यों होते हैं।
जी, तो बुनियादी सवाल ये कि इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा कौन उठा रहा है, किसकी सियासत जो है उसकी दुकान चमक रही है। मैंने दूसरा सवाल यूनुस खान से यही किया। लेकिन जी ये जो फसादात हुए हैं तो इससे फ्रांसीसी लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया है। और हमने देखा है कि जो राइट विंग है, जो एक्सट्रीम राइट विंग है, जो मेरी लपांक ग्रुप्स है, वो इस खौफ का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि इस वक्त जो फ्रांस में मुसलमानों की आबादी है वो 8 से 9% है और उनकी आबादी जो है मुतवातर बढ़ रही है। और अब जो फसादात हुए हैं उसके नतीजे में देखा कि फ्रांसीसी कोई भी अपने घर को, अपने गाड़ी को महफूज नहीं समझ आता। और यही वो खौफ है जिसके बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ग्रुप्स है वो इसके ऊपर सियासत कर रही है, वो अपने लोगों को कन्विंस कर रही है कि यहाँ पे जो तमाम जो मसाइल है उसके ज़िम्मेदार ये जो महाजरीन है जो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं और इन्हीं की वजह से अमन व अमान के मसाइल भी हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो लोग भी जो कि माजी में जो एक्सट्रीम जो राइट एक्सट्रीम ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो भी उनके हवाले से हम देखते हैं कि जो राइट एक्सट्रीम ग्रुप है उसको कहीं ना कहीं पर इसका सियासी फ़ायदा ज़रूर होगा। जी, तो आप देख रहे हैं ना, वही राइट विंग को भी सपोर्ट मिलती है और इसी तरह होता है। फ्रांस का जो मसला है बड़ा मज़ेदार है। मसलन आप देखें कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उधर इनकलाब फ्रांस के बाद जो हुआ आज़ादी, हुर्रियत और वो सब जाहिर है कि हम भी उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं पूरी बाकी दुनिया में भी फैला। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि 2 दर्जा दौम के शहरी हैं जो भी नॉन वाइट्स हैं या अल्जीरियंस या मोरक्कन जो भी कह लें। मज़े की बात है जब फ्रांस कॉलोनियल पावर था तब भी ये अल्जीरियन, मोरक्कन और जो बाकी ब्लैक्स हैं वो अपने ही धरती पे दर्जा दोम के शहरी थे। ये कॉलोनियलिज्म के जहेज़ है जो अब फ्रांस में है। आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं कॉन्टिनेंट में वो फ्रांस में है और रोमन कैथोलिकिज्म के बाद इस्लाम सबसे दूसरा बड़ा मज़हब है फ्रांस में। अच्छा, ये अपनी ज़मीन में भी फ्रेंच के हाथों 2 नंबर शहरी थे, यहाँ भी 2 नंबर शहरी हैं। अच्छा चलें ठीक है, बजाय इसके कि उनकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं या इनसिक्योरिटीज़ हैं, अब तो वो फ्रांस में आ गए ना, अब दोबारा तो आप उन्हें ना अल्जीरिया भेज सकते हैं ना मोरक्को भेज सकते हैं। उनको आपने एड्रेस करने की बजाय, यार इतना वेला मैंने किसी पार्लियामेंट को नहीं देखा, पूरी पार्लियामेंट बैठ गई, दिनों तक डिबेट होती रही कि ये जो हिजाब है इसको कानूनी करार दिया जाए या गैर कानूनी, और बाद में जो है गैर कानूनी करार दे दिया गया। अब ये जो इतनी छोटी छोटी बातों पे जब आप अड़ जाते हैं और इन पे भी कानून बनाते हैं, और जब उसके मुकाबले में वो देखते हैं कि यार पेरिस में या बर्लिन में आप इसराइल मुखालिफ मुजाहरा नहीं कर सकते, वो फौरन एंटीसेमिटिज्म के खाते में चला जाएगा। ये तज़ादात है ना, यूरोप तो के तज़ादात ये हैं। चीजें वहाँ पर आपकी फ्री स्पीच खत्म हो जाती है, बस बजाय इसके कि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन जो और ग्रीवेंसेस हैं और ये मईशत से पैदा हुई है ना ये चीजें, ये नस्ल परस्ती और ये जो भी जेनोफोबिक एटीट्यूड है, उसको एड्रेस करने की बजाय वो पत्ते पकड़ रहे हैं दरख्तों के। Easy way out। नहीं देखिए, इतना भी ये नहीं है, उनको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, और एक सवाल तो ये बनता है यार कि जैसे आपने कहा ना कि इतने ज़्यादा मुसलमान और किसी मुल्क में नहीं है, या इतने ज़्यादा अल्जीरियन क्यों? हम ये तो ना भूले ना कि फ्रांस ने अल्जीरिया में किया आज कितने लोग कत्ल किए थे? 1 मिलियन। 1 मिलियन, हाँ, 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख और 1 मिलियन नहीं थी, प्रोविंस बना दिया। और ये देखें, यहाँ पर तो हम तो कॉलोनी थे ना, वी वर पार्ट ऑफ द ओवरऑल राज। वहां तो कहा था कि नहीं आप अब फ्रांस हैं। अच्छा, फिर क्या, खवातीन को रेप किया गया, बाकायदा तस्वीरें, लोग सर कलम के, यार 10 लाख लोग कत्ल किए, बस 10 लाख लोग कत्ल किए, आपने मुल्क को तबाह और बर्बाद किया। और क्योंकि आपको वो लड़ लड़ के आपको वहां से निकाला, आप खुद नहीं गए, और आज तक माफी आज तक माफी कब क्यों मांगे? अभी तक कितने जो फ्रैंकोफोन अफ्रीका है उनके बैंक रिजर्व्स बैंक ऑफ फ्रांस में है, और लाजमी है वो। माली फ्रांस के पास जो सोना है, फ्रांस के पास सोने की कानें कहां से हैं? सोने की कानी तो सारे माली में है। फ्रांस की अभी तक मिलिट्री इन्वेंशन माली में क्यों है? फ्रांस की कोत दीवार सारी जो इन जगहों में जो इनकी जो क्यों है? तो ये सवाल कोई नहीं पूछता। वो देखेंगे कि यार ये देखें, ये ब्राउन लोग चीजें तोड़ रहे हैं,
चले हम क्यों ना नाटसीज को वोट दें। मतलब गुस्सा निकालना है तो उसके लिए ये आपको बहुत आसान है। 10 लाख लोग कम नहीं है, कम अमाउंट नहीं है, 10 लाख लोग। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है और हमारा जो बैंक्स हैं उनसे अगर कर्जा मिलता है तो बड़े लोगों को मिलता है, वो कौन है, इस पर ज़रा सी बात करेंगे। वेलकम बैक। एक मुहावरा तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, हलवाई की दुकान और दादाजी की फातिहा। इस मुहावरे को इस सेगमेंट में आखिर तक याद रखिएगा, ये काम आने वाला है। आपको याद होगा कि 2020 में बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी कोविड की चपेट में आया था। आपको ये भी याद होगा कि 2020 में वो साहब वज़ीर आज़म थे जिनका हम इस वक्त नाम नहीं ले सकते। और आपको ये भी याद होगा कि सारे मुल्क में हू हक कर्फ्यू का समा था, सब जनता क्या अमीर क्या गरीब दरवाज़ों के पीछे थे और कोविड जो है वो सुनसान गलियों और सड़कों में राज कर रहा था। इस मौके पे मईशत को बचाने के लिए कुछ वफाकी पंडित उन्होंने सर चौड़ के बैठे और उन्होंने फ़ैसला किया कि 620 जो सनतकार हैं या ताजिर हैं उनको वो गिर ना पड़ें, उनको सहारा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मारिफत 0 शरह सूद पे 3 अरब डॉलर के बराबर रकम जो है वो 10 साल के लिए कमर्शियल बैंकों के ज़रिए तकसीम कर दी जाए, ताकि ये लोग जो हैं जब कोविड के असरात हैं उनसे जब बचें तो हमारी जो मईशत, हमारी जो सनत और हमारी जो तिजारत है उसको कोई बहुत ज़्यादा धचका ना पहुँचे। अच्छा, ये पूरी दुनिया में हो रहा था, पाकिस्तान में भी हो रहा था, अमेरिका में भी बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो बांटे जा रहे थे, लेकिन हम जाहिर है कि अमेरिका और वेस्ट का तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब हुआ ये है कि 3 साल बाद जो कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने स्टेट बैंक से कहा है कि भैया हम कुछ नहीं पूछते कि क्या हुआ, आप सिर्फ ये जो 620 लोग हैं इनके नाम हमें बता दें। और जो कमेटी के चेयरमैन हैं नूर आलम खान, उन्होंने FIA, नैब, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और MI को भी इस मामले की छानबीन के लिए कहा है। गवर्नर स्टेट बैंक से जब पूछा गया कमेटी ने तो जमील अहमद साहब उन्होंने कहा कि दरअसल ये कर्ज़े सनती इदारों के नुकसान की भरपाई और मशीनरी की ख़रीदारी की मद में दिए गए थे। इनमें से 85% कर्ज़े जो हैं प्राइवेट बैंकों के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हुए, उनमें से 42% जो कर्ज़े हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर को दिए गए। और ये 3 अरब डॉलर नहीं है, कोई डॉलर इसमें नहीं लगा, ये असल में 3 अरब डॉलर के बराबर जो पाकिस्तानी करेंसी है 394 अरब रुपए, ये दरअसल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 3 अरब डॉलर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो कमेटी ने कहा कि हमें इससे कोई गरज नहीं है, हम चाहते हैं कि इस मामले का फोरेंसिक ऑडिट हो और बस ये मालूम करके बता दें कि जितने भी थे 3 अरब डॉलर थे या 394 अरब रुपए थे, हमें इससे गरज नहीं है। जिस साहब को भी ये मिले, क्या उन्होंने इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया इस पैसे को, इस कौमी पैसे को जिस मकसद के लिए उन्हें दिया गया था, 0% मार्कअप पे ये कर्जा। तो जाहिर है कि अब स्टेट बैंक जाने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाने। हमारे साथ हमारे देरीना दोस्त और इकनॉमिस्ट खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं। खुर्रम हुसैन साहब, इसमें मामूली चीज़ क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या है, ज़रा इसकी फारसी बताइए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो ये है कि इस फैसिलिटी के ऊपर स्पॉटलाइट डालने में इतनी देर क्यों लगी। ठीक है, ये तो आई थिंक जिस दिन ये अनाउंस हुई थी उस दिन एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि मैं अकेला बंदा हूँ जो ये सवाल रेज कर रहा हूँ कि कोविड के दिनों में एक इस किस्म की रीफाइनेंस स्कीम को लाने का तुक क्या था। अब वो बार बार इसको कह रहे थे कि कोविड के जो नेगेटिव असरात हैं उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आप इस स्कीम की वो देखें जो इसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका तो कोविड से कोई दूर से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, हाँ, कि आई मीन यहाँ हो क्या रहा था कि स्टेट बैंक मनी प्रिंट करके, ये प्रिंटेड मनी थी जो आगे तकसीम की गई थी, पैसे छाप के लिटरली बैंक्स को दे रहे थे और बैंक से कहा जा रहा था कि ये आप आगे लेंड करें फॉर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी ओनली। तो
और 0 से लेके बैंक्स को तो 1% पे स्टेट बैंक दे रहा था ये पैसे, और उनसे आगे बैंक से कहा हुआ था कि अप टू 5% आप चार्ज कर लें एज इंटरेस्ट, जहाँ पे कमर्शियल इंटरेस्ट जो होता है वो नॉर्मली 11, 12, 13, 14, 18% डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द बोरोवर। तो ये आप अप टू 5% इंटरेस्ट पे आगे लोन करते हैं। तो कई जो हाई क्वालिटी बोरोवर्स थे उनको तो उन दिनों में जो सुनने में आ रहा था, बैंक्स ने 1.5 या 2% पे भी दिए थे लोन्स। कई जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस या क्रेडिट स्टैंडिंग इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी तो उनको फिर थोड़ा ज्यादा चार्ज करके तो 5% तक पे भी बैंक्स ने ये लोन्स दिए थे। इन एनी इंस्टेंस ये हाईली कंसेशनरी स्कीम थी। इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट था। तो जो 2021 से आगे एक इन्फ्लेशन का बॉम्ब जो एक्सप्लोड हुआ है हमारे मुल्क में, उसमें इस स्कीम का काफी बड़ा हाथ था, क्योंकि और समथिंग लाइक 450 और सो बिलियन रुपीस वो प्रिंटेड और डायरेक्टली अमीर लोगों को दिए गए थे, सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शन के साथ कि आप इससे मशीनरी इंपोर्ट करें। अब दूसरी चीज आप पूछें कि भाई मशीनरी की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, इतनी जो वेग टर्म्स हैं। अब मुझे जैसे एक केस जिसका मुझे पता है कि एक साहब ने यही वाले इस लोन के स्कीम के जरिए पैसे लेके एक प्राइवेट जेट इंपोर्ट किया है, और फिर सुनने में मशीन ही तो मशीन है ना यार, वो भी तो मशीन है ना। हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि बाद में उसका किसी तरह का कोर्ट केस बन गया, जिसकी तफसीलात मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं उनको हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कोर्ट में अपेरेंटली उन्होंने जाके आर्ग्यू किया कि क्यों भाई प्राइवेट जेट जो है वो एक मशीन होता है, आखिर तो मैंने मशीनरी इंपोर्ट की है। अगर आपने मशीनरी को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया तो कल को अगर कोई रेंज रोवर खरीद रहा हो अपनी फैक्ट्री के वो कह सकता है कि यार ये मशीनरी है, मैंने टर्फ के पैसों से इंपोर्ट की है और मैं इसको चला रहा हूँ। तो ये एक दूसरी चीज थी। आपने कहा कि ये जो है ये गैर मामूली बात थी, जो वसत का सवाल था, फिर इसमें कोई रूटीन की कोई बात भी है? मतलब क्या बैंक्स और गवर्नमेंट्स इस तरह से बिहेव करती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर उन्हें कारोबारी हजरात को सपोर्ट करना हो? देखिए, रीफाइनेंस स्कीम्स पाकिस्तान स्टेट बैंक जो है वो तो कोई आई थिंक 2009 से ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट शक्लों में। एक कोई रीफाइनेंस स्कीम होती है सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए और मुख्तलिफ शक्लों में, और ख़ासतौर पे इमरजेंसी जब आती हैं, जैसे फ्लड्स के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए रीफाइनेंस स्कीम लॉन्च की गई थी एंड व्हाट नॉट। ये पहली दफ़ा हम लोग देख रहे थे कि इतनी बड़ी स्केल पे एक वेग ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेसिफिकली फॉर रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स। आप यहाँ पे इतना अंदाजा लगाएं कि कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू इमरान खान साहब की हुकूमत ने कहा था कि हम 1.4 ट्रिलियन रुपीस डिस्पर्स करेंगे। इवेंचुअली जब जो डिस्पर्समेंट, और ये वो पैसे थे जो गरीबों को जाने थे, इवेंचुअली उस स्कीम के जरिए जो कामयाब जवान यूथ प्रोग्राम जो था वो आई थिंक 10 अरब भी नहीं वो डिस्पर्स कर सके थे इवेंचुअली। लेकिन ये वाली जो स्कीम है टर्फ, ये स्टेट बैंक के थ्रू ऑपरेट कर रही थी, ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रही थी अमीर लोगों को। ये स्कीम मैं और आप नहीं ले सकते थे इससे कोई भी फायदा, ये फैक्ट्री ओनर्स वगैरह के लिए थी, और यहाँ से 400+ बिलियन रुपीस डिस्पर्स हुए थे। तो दिस वाज डायरेक्टली प्रिंटिंग मनी एंड पुटिंग इट इन द पॉकेट्स ऑफ द रिच। अच्छा, ये यहाँ पर ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अवकाश मतलब मैं भी इसको एक्सेस कर रहा था कि आईफोन 14 भी मशीन ही है, ठीक है, और मेरा फोन काफी अब थक गया। मेरा ये सवाल है कि सिलेक्शन कैसे करते हैं? ये 600 लोगों जो है ना, मतलब ये जो अरब लोग हैं, कितना बोला इतने, तो इससे तो काफी ज्यादा नहीं मतलब क्राइटेरिया स्टेट बैंक इन्वॉल्व है ना, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कोई तो क्राइटेरिया होगा ना, या मतलब गवर्नमेंट ने एक लिस्ट भेज दी कि यार ये मेरे फाइनेंसर हैं। मेरे ज़हन में क्या बात आती है, मेरे ज़हन में आती है कि जब ऐसा कुछ होता है और लोग कहते हैं ना कि यार देखें 5000 मजीद हमने DISP के थ्रू लोगों को दे दिया, कितनी चीखें निकलती हैं। हाँ कि यार अब लोगों को बेकारी बनाने हैं। हाँ, इससे बेहतर और ये कौन सा नया जुल्म हो गया? सन 85 से लेके आज तक कितने बिलियन रुपए के कर्जे राइट ऑफ हो गए, डकार नहीं ली किसी ने। खुर्रम हुसैन, ये भी तो है ना, इसमें ऐसा क्या गजब हो गया? ये बताएंगे कि स्टेट बैंक ने किस क्राइटेरिया पे इन लोगों को चुना होगा? अगर हम ये तो जानते नहीं है कौन है ये लोग, लेकिन कोई क्राइटेरिया है भी या नहीं? I don't know the answer to that question. Sorry. सही है। तो हम अस्यूम ही कर सकते हैं, हम अस्यूम ही कर सकते हैं। ये बता दें कि पिछले 40 साल में क्या ऐसी भी कोई हुकूमत है
जिसके होते हुए इस तरह का लंगर ना बटा हो अमीर लोगों में? नहीं, बहुत है ऐसे बोलते हैं। ये बहुत अनयूजुअल चीज थी, इस तरह की स्कीम बना के ऐसे टाइम पे, कोविड के दौर के स्टार्ट पे बिल्कुल इसको लॉन्च करना आउट ऑफ द ऑर्डिनरी था। इसका जो डिजाइन है, इट हैज नथिंग टू डू विद रिवाइविंग द इकोनॉमी, इट डजंट सीम टू हैव एनीथिंग टू डू विद फाइटिंग कोविड और एनी सच थिंग। देखिए, अगर इस किस्म की रीफाइनेंस स्कीम एक और भी इन्होंने लॉन्च की थी कि जहां से आप कर्जा लेके सब्सिडाइज लोन पे अपना पेरोल ऑपरेट कर सकते हैं, बट अंडर द स्टिपुलेशन कि अगर आपने ये सब्सिडाइज क्रेडिट लिया तो आप एक वर्कर को फायर नहीं करेंगे जब तक लोन आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, ये भी लॉन्च हुई थी। इसकी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं थी। ये जो टर्फ वाली स्कीम है खास, इसके तो पूरे डिजाइन में किसी किस्म की कोई इकोनॉमिक रिवाइवल, कोई इकोनॉमिक सेंस या लॉजिक नहीं नजर आ रही थी। ना इसका कोई अपनी जो मौजूदा इमरजेंसी थी उन दिनों में कोविड की शक्ल में, उसको काउंटरैक्ट करने का इसमें कोई भी डिजाइन में कोई स्ट्रक्चर था। दिस वॉज अ वेरी पजलिंग थिंग कि भाई ये इस मौके पे लाने की क्या बात है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि उन दिनों में जब मेरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह तबके से बात होती थी, वो खुद मुझे प्राइवेटली ये कहते थे कि हमें भी समझ नहीं आ रही, हालांकि वो बेनिफिशियरीज थे, वो कह रहे थे कि देखो मैं तो ले रहा हूँ क्यों नहीं, मैं तो यूज करूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे मौके पे ये देने वाले, ये इसकी जरूरत क्या थी। वो भी थोड़ा शर्मा रहे। Hugely scandalous। खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम, तो ये स्टोरी जो है, ये जो स्टोरी है, ये इट इज एक्चुअली मच बिगर ये तो बहुत देन व्हाट इट सीम्स। ये जो खुर्रम ने जो बातें की हैं, हमने तो इसको हल्का लिया था। और ये मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाली, मेरा ख्याल है ये घुसेंगे, इनको इसमें बिल्कुल देखना चाहिए। अवाम का पैसा है भाई, और नहीं तो क्या। तो ठीक है, वक्फा ले लो यार। नहीं कह रहे, ले लो। अच्छा चले, ले लो। वेलकम बैक। हम अक्सर तब्दीली के बारे में बात करते हैं, सियासी तब्दीली, माशी तब्दीली, समाजी तब्दीली, ज़ाती तब्दीली, कि यार मतलब बहुत पेट निकला है, कल से वॉक शुरू करनी है। आती है नहीं आती, ये मत कह देना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मैं यही कहने वाला था। और मुझे कैसे पता लगा कि तब्दीली वाकई आ गई है, क्योंकि बातें करना तो बड़ा आसान होता है ना, लेकिन आपके आंखों के सामने तब्दीली आती है ना, वहाँ दंग रह जाता है। क्योंकि सुबह सवेरे मुझे मैसेज आता है किसका, वसतुल्लाह खान का, और उसके मैसेज में उसके मैसेज में क्या लिखा हुआ है कि जी मैंने मेटा की नई ऐप थ्रेड्स में अकाउंट बना लिया। मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार वो सब सबसे आगे निकल गए, वो सभा की तरह बाजी ले गए। ठीक है, हाँ, सभा की तरह बाजी ले गए। 2 साल पहले बुस्से साहब 33-10 पे गुजारा कर रहे थे, जी, आज जो है आप समझ नहीं सकते कि किस किस्म की ट्रांजिशन, बहुत जबरदस्त, कि जैसे आप स्टोन एज से ना आप स्पेस एज में आ गए, और बीच में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, कोई सीन नहीं। तो बहरहाल अच्छा अब सिर्फ वसत ने थ्रेड्स नहीं ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1 मिलियन से जायद, या मुझे नहीं यार 10 मिलियन करोड़ 1 करोड़ पहले 7 घंटे में, कई घंटों में ज्वाइन किया। और आप बड़ी अच्छी कंपनी में हैं। शकीरा आपके साथ है। शकीरा जेनिफर कौन है, सिंगर है ना वो? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ यार, ये शो बंद करो। ये मैं अच्छा नहीं माहिर अर्जियात है, एनालिस्ट है, सीनियर तजिया निगाह शकीरा ने ज्वाइन किया। ओपरा विंफ्री, किम कार्दाशियन, अच्छा शहबाज शरीफ साहब की भी एक पोस्ट आई, अगर हम दिखा सकते हैं। ये देखिए सर, देखे ना, सलमा हाइक ने ज्वाइन किया। मैं चेक करता हूँ, आप चेक करें ना, आप पे थ्रेड्स पे, मैं तो अभी नहीं हूँ। और इन सब ने शहबाज शरीफ, और मैं ख्याल है कि जिम में है कि, लेकिन 2 अकाउंट्स चलाने के लिए ना बंदे को फिट होना होता है, दैट्स द कैप्शन, तो नॉट बैड, ठीक है। अच्छा तो ये, अच्छा मार्क जुकरबर्ग, अच्छा जो थ्रेड्स है ये मेटा कंपनी ने लॉन्च किया। अगर मेटा का नाम आपको याद नहीं है, फेसबुक वाले ने लॉन्च किया, जो इंस्टाग्राम भी उनका ही है, सब कुछ उनका ही है। और मार्क जुकरबर्ग ने ऐलान करते हुए 11 सालों में पहली बार ट्वीट करते हुए कहा कि सर ये तो सिर्फ पहले राउंड के चंद पहले मिनट, केज फाइटिंग की दावत दी थी ना सर। और राउंड का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि इलॉन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को चैलेंज किया था, अभी कुछ मेरे ख्याल हफ्तों की बात है कि हाँ 2 हफ्ते पहले, कि यार आप मुझे केज फाइट में आए। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि आ जाओ, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग, आपको शायद नहीं पता हो कि जिu-जिट्सु में काफी महारत हासिल की है। तो हम वेट कर रहे हैं कि ये फड्डा कब होगा। मेरा ख्याल है कि अब शुरू ही हो गया थ्रेड्स के। अच्छा लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप थ्रेड्स को देखें तो तकरीबन वही इंटरफेस है, मकसद वही है जो ट्विटर का मुतबादिल लॉन्च करने की जरूरत क्या थी? वो इसलिए कि जब से मस्क साहब ने ट्विटर खरीदा है पिछले साल $44 बिलियन के, ट्विटर
का तकरीबन बेड़ा गर्क ही होता जा रहा है। वो इलॉन मस्क है उनका नाम, इलॉन नहीं है। मैंने नहीं मस्क जो उन्होंने हरकतें की हैं उसके बाद। अच्छा, थैंक यू वो सर, ट्विटर को मस्क कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके वेरी गुड। तो अच्छा, खरीदा भी क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन की, फिर उससे हटने की कोशिश की, फिर एक उसके ऊपर मुकदमा हो गया और कोर्ट ने कहा कि यार हम आप पे मुकदमा चलाएंगे। इसके लॉयर्स ने कहा कि यार आप हार जाएंगे, बेहतर है कि खरीद लो। तो उसने खरीद तो लिया, लेकिन अब उसको कहने में इसका करना क्या है? तो पहले तो उसने कहा कि यार इस CEO को निकालो, तमाम टॉप एग्जीक्यूटिव्स को निकालो, और हजारों, मैं ख्याल के तकरीबन आधी वर्कफोर्स को निकाल दिया। you're fired। अच्छा, ट्रम्प के जितने भी साथी सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल देखिए चल तो रहा है, 2-3 दिन तक चला, फिर उसमें फॉल्ट्स आने, लोगों ने साइन आउट किया, फिर वो दोबारा साइन इन नहीं कर सके क्योंकि जो साइन इन वाली टीम है वो उसको आपने निकाल दिया था। लेकिन वो उस वक्त लॉस में था ना, इसलिए सर लॉस में तो वो पिछले 3-4 सालों से है ना। मैं आ रहा हूँ वहां पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पब्लिक उसकी आर्ग्यूमेंट चल रही है, जैसे एक उसका इंजीनियर था, वो माजूर था, उसको फायर कर दिया, उसको पता भी नहीं है कि मैं फायर हो गया। वो ट्विटर पर आया, उसने कहा कि यार हेलो मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि यार क्योंकि आप सुस्त हैं, आप घर पे बैठे रहते हैं। तो उसने अपनी तस्वीर भेजी, उसने कहा कि सर आपकी कंपनी ने ही मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी को खरीदा था, इसीलिए मैं ट्विटर का हिस्सा हूं, और मैं इस तरह के बाद में उसने अपोलोजाइज किया कि यार लोगों ने, मेरे जो साथी हैं उन्होंने मुझे गुमराह किया था, लेकिन इसने कहा कि मैं ट्विटर को ज्वाइन नहीं करने जा रहा। फिर आया ये ब्लू चेक वाला डिजास्टर। अच्छा, ब्लू टिक। अच्छा, ब्लू टिक का मकसद क्या था? ब्लू टिक का मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे बेहतर हूं। ब्लू टिक का मकसद था कि अगर वसतुल्लाह खान का अकाउंट है, या शाहजेब जिलानी का अकाउंट है, या CNN का अकाउंट है, तो क्या ये वाकई CNN का अकाउंट है? तो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। और पैसे बनाना नहीं, पैसे नहीं, मैं पुरानी ओरिजिनल के मकसद क्या था ना, वो समझने की जरूरत है। क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि ट्विटर पे इंपर्सनेशन, फेक अकाउंट्स और इस तरह का बड़ा मसला होता है। अक्सर मीडिया में भी ये आपको पता है कि फेक अकाउंट की ट्वीट चला देते हैं। तो ये था एक वेरिफिकेशन पता करने के लिए। अच्छा, इसने इसको अलग समझा, इसने समझा कि ये एक स्टेटस सिंबल है, तो क्यों ना इसको अवामी करते हैं, ठीक है। तो अब $8 फी महीना आप ट्विटर के में ब्लू चेक खरीद सकते थे। अच्छा, सही है, आपकी कुछ इनकम तो हुई, जैसे आपने कहा ना कि पैसे तो बनाने हैं, तो थोड़े बहुत पैसे बने। लेकिन फिर क्या हुआ? वही हुआ जो होना था, कि अब मैं किसी की भी तस्वीर लेके उसी का नाम डाल के एक ब्लू चेक लगा के आऊंगा, आपका नहीं है, मैं शाहजेब जिलानी बनाऊंगा, लोग समझेंगे कि शायद मैं ही शाहजेब जिलानी है। तो किसी ने पोप फ्रांसिस का अकाउंट बनाया, अच्छा। और पोप फ्रांसिस के अकाउंट से रियल पोप के नाम से उसको बना, और ब्लू चेक के साथ कहा कि जी अगर आप अपने गुनाह माफ कराना चाह रहे हैं तो सिर्फ $8 महीना, लिंक मेरे बायो में है, उस पर आप क्लिक करते हैं। अच्छा, चलो ये तो चलो शुगल मेला हो रहा है, मजाक हो रहा है। किसी ने फिर इलाई लिली, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी अकाउंट बना के किसी ने कहा कि आज से हमारी सारी इंसुलिन फ्री है, हाँ? जिसके बाद इनकी स्टॉक प्राइस गई नीचे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस। तो हियर्स योर रेवेन्यू, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन F-16 बना, लॉकहीड मार्टिन F-16, उनकी एक अकाउंट बना के लोगों ने कहा कि जी कल से ना हम अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल को हम हथियार नहीं बेचेंगे क्योंकि इनका इंसानी हकूक पर रिकॉर्ड बहुत बुरा है। लॉकहीड मार्टिन का स्टॉक भी नीचे गिर गया। कोका कोला का अकाउंट बनाया और किसी ने कहा कि यार अगर 1000 बार आप इसको आरटी करेंगे ना तो हम दोबारा कोका कोला में कोकेन डाल देंगे, क्योंकि एक जमाने में कोका कोला में बकायदा कोकेन होती थी, अगर आपको नहीं पता। और फिर नेस्ले का किसी ने बनाया कि हाँ हम आपका ही पानी चोरी करके ना आपको ही बेचते हैं, आप कितने उल्लू हो, ठीक है। तो ये चल रहा है। अच्छा, बात तो सही है, बात गलत नहीं है, बात गलत नहीं है, बात गलत नहीं है। अच्छा, तो ये जो $8 से बन रहा था वो तो बन रहा था, लेकिन जितने भी एडवर्टाइजर्स थे ट्विटर पे वो फिर एग्जिट करने लगे। अच्छा। कि यार यहाँ पे तो क्रेडिबिलिटी दो नंबरी हो रही है। अच्छा, और ये तो चले मैं आपको थोड़ी सी फनी बातें बता रहा हूँ ना, बाकायदा एक अफ्रीकन लीडर के एक फेक अकाउंट बना के मिलियंस ऑफ रीट्वीट्स के बाद वो भी डिलीट हुआ, और वो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर आया अभी पिछले 2 हफ्ते 10 दिन में ही कि जी अब आप एक लिमिट, आपको कोटा मिलता है ट्विटर पे, अगर आप वेरीफाइड हो तो आप 6000 पोस्ट पढ़ सकते हो दिन के, अनवेरीफाइड हो वो फाइलर नॉन फाइलर वाला सिस्टम। अच्छा, चंद घंटों बाद उसने कहा कि नहीं अब 800 8000 पर हम आ गए, फिर 10,000 पर। तो मतलब कि हर 2 सेकंड के बाद ये अपना इसका मूड चेंज होता रहता है। दूसरी बात कि अगर आप देखें कि ये किन को रिप्लाई कर रहे होते हैं ट्विटर पे, ये सारे जो रॉबर्ट स्पेंसर जिसका मैंने जिक्र किया था, सारे जो राइट विंगर्स हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस साल मई में टेक्सास में एक नियोनाजी ने एक शॉपिंग मॉल के अंदर कत्लेआम किया था। तो जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आती है कि जी ये नाजी था, ट्रंप साहब कहते हैं कि यार नहीं, मैं तो नहीं मानता, मुझे तो लगता है ये फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन है। बाद में वो प्रूव भी हो गया तो नहीं हुआ। अच्छा, अब ट्रंप अगर किसी को रिप्लाई करे तो उसका ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, और ये भी एक बाय द वे एक्सीडेंट नहीं है। सुपर बोल के दौरान
उसने देखा कि यार जो बाइडेन की ट्वीट को तो लाखों रीट्वीट्स मिल रही है, मेरी ट्वीट को नहीं मिल रहा। आधे रात उसने अपने इंजीनियर्स को कॉल किया कि यार तुम एल्गोरिथम को चेंज करो कि मेरी ट्वीट्स सबसे सामने। तो इन बेवकूफियों की वजह से फिर थ्रेड्स वजूद में आया, इसकी वजह से। नहीं तो आखिरी सवाल आपसे कि भाई ये थ्रेड्स आपके ख्याल में चलेगा जो ट्विटर के साथ आपने बताया? यार देखिए, फेसबुक के अपने मसले मसाइल हैं, डेटा उनके पास। यार हर नए प्रोग्राम के साथ पहले दिन यही सवाल पूछा जाता है, चलेगा या नहीं। जरा अटके के बारे में भी यही था कि चलेगा या नहीं, 3 महीने के लिए बना था, आज तक चल रहा है। हाँ, फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।